Hello my dear student, you are most welcome today in this my online class, in this my virtual class by me इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज। तो प्यारे बच्चों, आज के सुभागी देवी के इस ऑनलाइन यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 21 जो चैप्टर है आपका, यह 21वां चैप्टर है, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। डियर स्टूडेंट, इसके पहले पार्ट में आप लोगों को बताया गया था कि पार्ट्स स्पीच में क्या क्या हैं। उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप लोगों ने नाउन के विषय में पढ़ा, प्रोनाउन के विषय में पढ़ा, एडजेक्टिव के विषय में पढ़ा, वर्ब के विषय में पढ़ा, एडवर्ब के विषय में पढ़ा, प्रीपोजिशन के विषय में, कंजक्शन के विषय में और इंटरजेक्शन के विषय में आप लोगों ने पढ़ा। डियर स्टूडेंट, आज फिर उसी का दूसरा पार्ट, टॉपिक डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच चैप्टर 21 क्लास 8 इंग्लिश ग्रामर में। देखिए, अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द दोहरा कार्य करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक नहीं दो कार्य करते हैं, दोहरा कार्य करते हैं, अर्थात वर्ब से बनते हैं तथा नाउन, एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब का कार्य करते हैं। इसीलिए उन शब्दों को डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। नोट में एक चीज आप लोग ध्यान में देखिएगा, आप लोगों के बुक में होगा, किताब में होगा, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच में सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन से या टेंस से प्रभावित नहीं होते, इसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, इसलिए इन्हें नॉन फाइनाइट वर्ब भी कहा जाता है। नॉन फाइनाइट वर्ब, यानी इसमें डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच में सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन से या टेंस से प्रभावित नहीं होते, इनका स्थान बिल्कुल फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, इसीलिए हम इन्हें नॉन फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच में या डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन है, आइए देखते हैं। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच को 3 पार्टों में बांटा गया है। पहला होता है फर्स्ट इन्फिनेटिव, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है इन्फिनेटिव, दूसरे नंबर पर है जीरंड और तीसरे नंबर पर आता है पार्टिसिपल। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच को 3 भागों में बांटा गया। तीनों भागों में पहला है इन्फिनेटिव, दूसरा है जीरंड और तीसरा है पार्टिसिपल। तो डियर स्टूडेंट, इन तीनों का हम अलग अलग अवलोकन कर रहे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले इन्फिनेटिव किसे कहते हैं। 3 पता चल गया हमको। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच को 3 भागों में विभक्त किया गया।
पहला है आपका इन्फिनेटिव, दूसरा है जीरंड और तीसरा है पार्टिसिपल। अब आइए हम सबसे पहले इन्फिनेटिव के विषय में देखते हैं। इन्फिनेटिव क्या है, सबसे पहले हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। इन्फिनेटिव किसी भी मुख्य क्रिया के पहले टू जोड़कर बनाया जाता है। जैसे ईट, ईट माने होता है खाना। अब इसको अगर इन्फिनेटिव बनाना है तो अगर उसके पहले हम टू लगा दें तो यह इन्फिनेटिव हो जाएगा, लेकिन जब टू हम लगा देते हैं तो यह क्रिया नहीं रह जाता है, बल्कि सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट का काम करता है। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बनता है। जैसे टू सी, टू प्ले, टू रीड, टू सिंग, ये सभी शब्द क्या हो गए, इन्फिनेटिव हो गए। यानी मुख्य क्रिया से पहले किसी भी शब्द में, यानी किसी भी शब्द का मतलब मुख्य क्रिया, यानी मुख्य क्रिया या क्रिया के पहले टू लगा देने से इन्फिनेटिव बनता है। हिंदी के वाक्यों में इसका अर्थ ना, ने, नी से निकलता है। जैसे टू ईट खाना, टू सी देखना, टू प्ले खेलना, टू रीड पढ़ना, टू सिंग गाना। तो जब हम इन्फिनेटिव बनाएंगे तो हिंदी के शब्दों में या हिंदी के वाक्यों में इसका अर्थ ना, ने, नी से निकलता है। ना, ने, नी इसमें लगा होता है, बल्कि उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि यही शब्द इन्फिनेटिव कहलाते हैं। हिंदी वाक्य में यदि क्रिया में ना, नी, ने लगा हो तब वह क्रिया नहीं होती, बल्कि वह इन्फिनेटिव हो जाता है। अब आइए, इसको दो भागों में बांटा गया है। इन्फिनेटिव को दो पार्टों में बांटा गया है। देखिए, सिंपल इन्फिनेटिव, इसमें आ जाएगा पहला सिंपल इन्फिनेटिव और दूसरा जो है जीरंडियल इन्फिनेटिव। अब इस इन्फिनेटिव को दो पार्टों में विभक्त किया गया, दो भागों में विभक्त किया गया। एक है सिंपल इन्फिनेटिव और दूसरा है जीरंडियल इन्फिनेटिव। आइए, किसे कहेंगे सिंपल इन्फिनेटिव और किसको कहेंगे जीरंडियल इन्फिनेटिव। सिंपल इन्फिनेटिव नाउन का कार्य करता है। सीधे सीधे आप ऐसे समझें कि सिंपल इन्फिनेटिव जो है नाउन का कार्य करता है और जीरंडियल इन्फिनेटिव एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब का कार्य करता है। देखिए, सिंपल इन्फिनेटिव किसका कार्य करता है, नाउन का कार्य करता है। और जीरंडियल इन्फिनेटिव किसका कार्य करता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सिंपल इन्फिनेटिव किसी वाक्य में प्रयुक्त होगा और नाउन, नाउन का मतलब सब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा, और जीरंडियल इन्फिनेटिव किसी सेंटेंस में प्रयुक्त होगा, एडजेक्टिव का भी कार्य कर सकता है और एडवर्ब का भी कार्य कर सकता है।
आइए आगे। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं या कुछ वर्ब के बाद इन्फिनेटिव में टू का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। यानी अंग्रेजी में कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके पहले हम टू का यूज नहीं कर सकते। जैसे लेट बी, लेट, हियर, बिड, सी, मेक, मेल। अंग्रेजी में कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके पहले हम टू इन्फिनिटिव नहीं यूज कर सकते, नहीं लगा सकते। जैसे उसमें है लेट, हियर, डिड, सी, मेक। इसके पहले एक उदाहरण आपको दिखाया गया, उसमें सी में टू लगाया गया था, लेकिन अब आप ये समझें कि इतने वर्गों में हम टू का प्रयोग यानी इन्फिनेटिव नहीं कर सकते। इन्फिनेटिव का यूज हम लोग कदापि नहीं कर सकते इन वर्गों में। अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स, लेकिन उसके पहले रूल देखिए। Suppose that आइए सिंपल इन्फिनेटिव के कुछ उदाहरण देख लिया जाए। सिंपल इन्फिनेटिव के कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। देखिए अब ना ने नहीं आया, इसी को इन्फिनेटिव करिए। वाक माने टहलना होता है, अब इसके पहले टू लगा दीजिए तो यह हो जाएगा इन्फिनेटिव। टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज। टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज। अब देखिए खाना जरूरी है। देखिए अब इसी को इन्फिनेटिव कर दीजिए। टू ईट इज नेसेसरी अथवा एसेंशियल। टू ईट इज एसेंशियल, खाना जरूरी है, सोना जरूरी है। टू स्लीप इज कंपल्सरी, टू स्लीप इज एसेंशियल, टू स्लीप इज नेसेसरी। तो ये सिंपल इन्फिनेटिव के उदाहरण रहे। आइए कुछ जिरंडियल इन्फिनेटिव के उदाहरण देखते हैं। जिरंडियल इन्फिनेटिव के कुछ उदाहरण हम लोग देखें। मुझे पीने के लिए पानी दो या पानी दीजिए। अब देखिए देना,
मुझे पीने के लिए पानी दो। गिव मी वाटर टू ड्रिंक। देखिए यह जिरंडियल यानी ऑब्जेक्ट की तरफ आया, तो इसलिए यहां हम इसे कहेंगे जिरंडियल इंफिनिटिव। गिव मी वाटर टू ड्रिंक। उसे खाने के लिए खाना दे दो। उसे खाने के लिए खाना दे दो। गिव गिव हिम आर हर, जो समझें। अगर मास्कुलिन समझते हैं तो हिम लगा दीजिए, फेमिनिन समझते हैं तो हर लगा दीजिए। गिव हिम आर हर। अब देखिए खाना यही वर्ब है, टू ईट फूड। तो ये रहा आपका जिरंडियल इन्फिनिटिव। अब आगे आइए, सपोज दैट कि यदि वाक्य में उद्देश्य प्रकट किए जाएं, किसी भी सेंटेंस में अगर उद्देश्य प्रकट किए जाएं जिसमें हिंदी में अधिकतर के लिए होता है, तब इंफिनिटिव का प्रयोग करना चाहिए, जिरंड का नहीं। जैसे मान लीजिए किसी सेंटेंस में अगर उद्देश्य मिले, उद्देश्य प्रकट हो, तो हमें वहां इंफिनिटिव का प्रयोग करना चाहिए, जिरंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे एक सेंटेंस है, वह बागीचे में घूमने के लिए जाती है। जैसे मान लीजिए यह सेंटेंस है, वह बागीचे में घूमने के लिए जाती है, तो इसका यहां पर जैसे उद्देश्य है, उसका बाग में घूमने जाना एक उद्देश्य है। तो जब किसी सेंटेंस में अधिकतर उद्देश्य अगर प्रकट हो, तो वहां हम जिरंड का प्रयोग नहीं करते, बल्कि इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, शी गोज टू वॉक इन द गार्डन। अगर आप इसलिए इस तरह लिख देते हैं, सी गोज फॉर वॉकिंग इन द गार्डन, तो वह गलत हो जाएगा। जैसे अगर इसको इस तरह लिख देते हैं, सी गोज फॉर वॉकिंग इन द गार्डन, तो यह सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नियम बता रहा है कि जब किसी सेंटेंस में उद्देश्य का भाव प्रकट हो, तो हम वहां के लिए, देखिए के लिए हम जिरंड का यूज नहीं करते, बल्कि इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। इसलिए यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। यह सही होगा, सी गोज टू वॉक इन द गार्डन, वह बागीचे में घूमने के लिए जाती है। आगे देखिए, अब आइए दूसरे में। अभी तक तो उद्देश्य का देखिए आपने,
अब अगर किसी वाक्य में साधन का पता लगे और के लिए भी दिया हो, तब वहां हम फार के साथ जीरंड का प्रयोग करते हैं। यदि किसी वाक्य में साधन का प्रयोग हो, जैसे किसी साधन से कोई काम किया जाना, तो वहां पर हम इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करते बल्कि जीरंड का यूज करते हैं। जैसे वह टहलने के लिए छड़ी का प्रयोग करता है। तो देखिए यहाँ जो साधन है वह स्टिक है। तो जब किसी सेंटेंस में साधन का प्रयोग किया गया हो तो वहां पर हम इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करते बल्कि जीरंड का प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा? ही यूजेस स्टिक फॉर वॉकिंग, फार प्लस जीरंड। अगर आप इसको इस तरह से बनाते हैं, he uses a stick to walk, तो यह क्या हो जाएगा? क्योंकि साधन का प्रयोग है तो आप वहां इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं कर सकते जब साधन का यूज है। क्योंकि साधन यहाँ छड़ी है, तो अगर उद्देश्य रहता तो आप जो है इन्फिनेटिव का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ साधन है तो आपको जीरंड का प्रयोग करना होगा। इसलिए वह टहलने के लिए छड़ी का प्रयोग करता है। ही यूजेज ए स्टिक फॉर वॉकिंग, यह सही होगा, इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ही यूजेज ए स्टिक टू वॉक, यह गलत है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपके डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच में यह इन्फिनेटिव और जीरंड का यूज हुआ, सिंपल इन्फिनेटिव, जीरंडियल इन्फिनेटिव। आई होप कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अभी यह टॉपिक समाप्त नहीं हुआ है। चैप्टर 21 डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसके अगले ऑनलाइन क्लास में इसके बाद से पढ़ाया जाएगा। आप वीडियो को हर्डली देखिएगा, समझिएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आए तो निसंदेह फ्लुएंटली अनहेजिटेटिंगली आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा। आपके हर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।